हेलो एवरीवन, एग्जाम आपका स्वागत है गाइस। एमसीआर का नोटिफिकेशन आया हुआ है, कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। और किन किन डिपार्टमेंट में ये है सभी के बारे में मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि 14 तारीख से मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और 2 दिसंबर तक इसका फॉर्म जाएगा, ठीक है। और 6 तारीख को एनओसी वगैरह अगर कुछ इशू वगैरह हो दैट्स टू बी फॉर, है ना। तो एनओसी सबमिशन के लिए है 6/12। और 8/12 तक आपका एप्लीकल डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेंस है फॉर अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर शॉर्टकट में बात करें तो हमारे पास केवल टाइम इतना ही तक ही है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ, इशू ऑफ एडमिट कार्ड, इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो होगा वो जब आएगा उसके लगभग 3 से 4 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है। तो एज पर द स्कीम सबसे बढ़िया बात है आपका एग्जामिनेशन 22 से 24 के बीच में है, ठीक है। टेंटेटिव है पर 99% यही डेट रहेगी अंटिल अनलेस अगर कोई जैसे कि अभी हेल्थ इन्वायरमेंटल इशू हो रहा है, अगर कोई एक पैंडेमिक चीज़ अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मेरी आगे बढ़ सकता है, पर वैसे नहीं होगा, अंटिल अनलेस नहीं होगा, है ना। क्योंकि उस वक्त 22-24 दिसंबर है तो मे बी चांसेस हैं और नॉट भी, ठीक है। स्किल टेस्ट, जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट की जरूरत होती है, मतलब स्किल टेस्ट का कॉमन सेंस में आप भैया समझ लो जिसमें भी टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड है, ठीक है। तो उन सब का स्किल टेस्ट होगा, बाकी और किसी का स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके हम जनरल चीज़ों से कि इसमें कितने एम्स हैं, इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसमें कुल मिला के आपके एम्स और भी अदर एम्स के साथ साथ लगभग कुल 26 इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे कि आपका आर एस टी सी, ठीक है, जिपमर है, ठीक है। और आईसीएमआर है, ठीक है। सीएफईएस मतलब आर्मी वाला है, ठीक है। और एक ही है, ठीक है, एचवाल वाला, ठीक है। तो ये सब सारी एम्स के अतिरिक्त ये सारे भी इसमें मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इनका रिक्रूटमेंट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मतलब कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। तो चलो हम लोग पहले पोस्ट के बारे में देख लेते हैं कि सारी पोस्ट है कितनी क्या है। पोस्ट, देखो इसमें पोस्ट मल्टीपल निकली हुई है। मैं 1 to 1 अभी सारी पोस्ट का बता रहा हूँ, अभी किसी भी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात नहीं करूंगा। उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको डाइटिशियन वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई के लिए एलिजिबल है, तो आप अदर के लिए आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। चलिए शुरू करते हैं 1 to 1। कौन कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट डाइटिशियन की इसमें पोस्ट है, ठीक है। और असिस्टेंट डाइटिशियन की है, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव में जेएओ ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें वैसे ज़्यादातर डिग्री मांगी जाती है केवल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पोस्ट है जो कि है यूडीसी एंड एलडीसी, ठीक है। तो इसमें तीनों ही दोनों ही इंक्लूड है, यूडीसी एलडीसी या दोनों आ जाते हैं, ठीक है। क्लरिकल जॉब है, इसमें टाइपिंग का भी रहता है, तो ज़्यादातर जो जो होता है स्किल टेस्ट वो इन्हीं पोस्टों का होगा। नेक्स्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की, ठीक है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग में तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी और डिटेल के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा फुल, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल तो सेम चीज़ है। तो अलग अलग देखो, ऐसा हो सकता है कि आपने जो पोस्ट अप्लाई करने जा रहे हो तो वो अलग अलग एम्स में निकली हुई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट देख रहे हो 6 नंबर पे असिस्टेंट इंजीनियर की, इसमें एम्स रायपुर में, भोपाल में, रायबरेली में, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकती है, नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग हो सकती है। ये जो दिख रहा है वो लेवल पे दिख रहा है। नेक्स्ट ईएनटी की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर ऑडियोलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन की वायरमैन। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, अभी आपको मैं एक रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें आपकी पोस्ट है भी या नहीं है, ठीक है। मैन फ्रेंड होल्डर, गैस सुपरवाइजर, ठीक है, पंप या मैकेनिक का, मतलब इसमें मतलब डिग्री इन मैकेनिकल है आपके पास, ठीक है। तो विद 5 ईयर एक्सपीरियंस तो आप इसमें भर सकते हो, और कुछ नॉन एक्सपीरियंस वाली भी पोस्ट है वो भी देख लेना। नेक्स्ट है आपकी असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, ठीक है। तो इसमें 10th पास मांगे गया है और कुछ डिप्लोमा वगैरह है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ओटी टेक्नीशियन, एनएससी टेक्नीशियन, ठीक है। तो इसके लिए जो पोस्ट है यहाँ पे आपका बीएससी नोटी टेक्नीशियन वगैरह ये सब चीज़ें आपकी हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी फार्मासिस्ट की। 12 नंबर पे फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट आपके में है। और 12 नंबर पे अब बात करते हैं नेक्स्ट 30 नंबर पे, जो 30 नंबर पोस्ट है कैशियर एंड जूनियर अकाउंट ऑफिसर की। तो इसमें अकाउंटेंट की पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट स्टोर कीपर एंड जूनियर स्टोर कीपर की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारी पोस्ट है नेक्स्ट 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 13 स्टोर कीपर, ये रिवाज स्टोर कीपर की लगभग अच्छी पोस्ट है, 14 था, है ना। सीएसएसटी टेक्नीशियन, ठीक है। तो सीएसएसटी टेक्नीशियन की जो भी पोस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 16 मॉनिटरी अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, ठीक है। नर्सिंग अटेंडेंट तो वो इसमें आ जाते हैं, इसमें जीएनएम वाले में भी, या फिर 10+2 जैसे कि लिखा हुआ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट होगी, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, ठीक है। मॉर्चरी अटेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट एंड लैब टेक्नीशियन, ठीक है। टेक्नोलॉजी से या एमएलटी वगैरह ये सारी पोस्ट है, इसमें 17 नंबर पे है आपकी कोड, ठीक है। तो आपको जैसे तो भरा भी जाएगा तो 17 नंबर का कोड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 18 नंबर पे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है, केवल ग्रेजुएशन इसमें नहीं मान्य होता, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट पोस्ट है हमारी अच्छी पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, ठीक है। पे स्केल भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट 19 नंबर पे एमआरओ ऑफिसर, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड अटेंडेंट टेक्नीशियन कोडिंग क्लर्क लाइक दैट, ठीक है। क्लरिकल जॉब है एक तरीके से, ठीक है। बट इसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ये चीज़ मैंडेटरी होती है मेडिकल, है ना। और कुछ अगर रिलैक्सेशन होगा तो मैं आपको डिटेल में जब बताऊंगा तब आप बता दूँ। नेक्स्ट जूनियर स्किल स्टेनो की ऑफिस पर्सनल असिस्टेंट की है, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसमें क्या एलिजिबल रहता है। इसमें देखो आप जनरल देख सकते हो, डिग्री रिकॉग्नाइज चाहिए आपके पास, मतलब डिक्टेशन करने का 10 मिनट पर मिनट का मतलब स्पीड होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश या फिर डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी जो पोस्ट है, नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मेडिकल सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, ठीक है, एंड साइकेट्रिस्ट सोशल सर्विस ऑफिसर, तो इनकी पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
हाँ, नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्निकल ऑफिसर की डेंटल में। ठीक है, तो इसमें लेवल 6 की पोस्ट है ये। ठीक है, तो इसमें शायद डिप्लोमा वगैरह कुछ मांगा गया होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, रजिस्टर इन डेंटल डायग्नोस्टिक, तो फिर ऑब्वियसली बात है अच्छा सा कुछ डिप्लोमा में मांगा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अच्छी पोस्ट है क्योंकि लेवल 6 की भाई पे स्केल भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग मिनिमम होगा और अच्छा सा, और टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ठीक है ऑप्टोमेट्रिक्स। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, ये पोस्ट होगी हमारी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की। ठीक है, तो टेक्नीशियन रेडियोग्राफर में क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो देख लेते हैं। थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी ऐसा तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, तो वो चीज़ आपको देखना जरूरी है क्योंकि कहीं डिप्लोमा होता है, कहीं एक्सपीरियंस के लिए इंक्लूड करते हैं, कहीं ग्रेजुएशन को फॉलो अप कर देते हैं। तो दैट्स टू बी ओके टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है, वरना 3,000 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, फीस इनकी 3,000 रुपये है, पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3,000 रुपये है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की। ठीक है, ये भी एक पोस्ट है डार्क रूम असिस्टेंट की। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी, ये लेवल 6 की पोस्ट है परफ्यूनिस्ट की। तो परफ्यूनिस्ट की एम्स भोपाल में मतलब और भी एम्स में है आपकी, लेवल 6 की पोस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, असिस्टेंट फायर ऑफिसर की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है फायर टेक्नीशियन का सिक्योरिटी कम असिस्टेंट की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट की है एंड जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की है। ठीक है, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की है। मतलब जस्ट टू बी प्लस टू माइनस में है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। ठीक है, कह सकते हो जस्ट टू बी लेवल फॉर डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे बीपीटी मांगा गया है और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बीपीटी मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, दैट्स टू बी इंक्लूड डिपेंड अपॉन पोस्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है। मुझे अब अंडर अनलेस आपको कितना हो जाता है, मुझे ये इसकी प्रोफाइल बहुत मस्त लगती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आपकी नेक्स्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। ठीक है, तो इसकी पोस्ट है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, अभी आपने देखा होगा मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का था ऊपर। ठीक है, तो ये भी कुछ उसी से रिलेटेड है। इसकी भी जो आपकी एलिजिबिलिटी वो भी मेरे रिलेटेड होगी। पास में डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन किसी किसी में मांगा, किसी में कुछ मांगा गया। तो इट्स डिपेंड अपॉन स्लाइटली डिफरेंस, तो पर्टिकुलरली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 33 की जूनियर वार्डन एंड हाउस कीपर एंड होस्ट, अब हॉस्टल वार्डन की। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन की तो इसमें जो ठीक है पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। सिंपल सी बात है, पैरामेडिक्स की अगर जॉब निकली हो, नर्सिंग की ना हो, भले उनकी सेपरेटली निकलती रहती है, वो चीज़ अलग है, पर बम्पर ही है, मजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट सीनियर की है। तो सीनियर की बात है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा मांगा गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लकीली है कि यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस फिलहाल नहीं मांगा गया है। नहीं नहीं नहीं, है 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर जो बनता है ना उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं आता। पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जब पिछली बार भी निकली थी, तो दैट्स टू बी ओके टू, है ना। तो भाई पोस्ट है, आपको एक लेवल पे ग्रेड बढ़ के मिल रहा है एक साथ, तो वो तो चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट स्टाफ नर्स, जैसे देखो स्टाफ नर्स में जैसे यहाँ पे दिया गया, तो इनके में नहीं होगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है डिजायरेबल टू बी हैंडल टू बी, अच्छा इनके में ये तो शायद ये अच्छा हाँ, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 है ना, वो भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के इक्विवेलेंट ही है, लेवल 8 है। ठीक है, तो इट्स डिपेंड थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन लेवल आपका 8 है तो इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 एंड 2। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं, हमारी 35 हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में क्या अंतर रहता है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट और ऑब्लिक में लिखा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, बात तो यहाँ पे इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी है थोड़ा। ठीक है, जैसे कि डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और कोई कोई होता है डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट, क्या डिफरेंस होता है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है आपके लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये इसकी है। वैसे एक चीज़ बता दूं, अगर किसी को टाइपिंग वगैरह अच्छी हो तो उसको एम्स बैंड जरूर डालना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा आप इजी कर पाते हो। भाई देखो 10 मिनट के आसपास लगभग समथिंग शायद हो गया होगा टाइम। ठीक है, देखते हैं कितना कम से कम आपका करने का टाइम होगा। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, इसकी भी वैकेंसी निकली हुई है आपकी। नेक्स्ट है आपकी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की। ठीक है, तो ट्रांसप्लांट को नेक्स्ट है योगा इंस्ट्रक्टर की, बहुत कम वैकेंसी निकलती है योगा इंस्ट्रक्टर की। किसी ने कर रखा है तो लकीली है भाई, कुछ नहीं मांगा गया है, केवल डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, मस्त है यार। लेवल कितना है, लेवल्स, वाओ यार, अमेजिंग। लेवल 7, ग्रेजुएट इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट और ग्रेजुएट इन योगा साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और 5 ईयर, और अच्छा 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। लेकिन यहाँ पे एक ये वाले में भी एक्सपीरियंस है क्या? अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक्सपीरियंस दोनों में मांगा गया। ठीक है, मतलब ऑर्थोपेडिक में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का। तो वो ठीक है यार, अगर आपने कहीं थोड़ा बहुत भी काम किया होगा तो मजा आ गया यार। ठीक है, सबसे अच्छी बात है मोस्टली जो इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो मिनिमम 27 है मैक्सिमम। अगर मतलब बोला जाए कि मतलब मैक्सिमम एज कितनी है, तो मिनिमम अगर पोस्ट में देखा जाए तो मिनिमम जो आपकी 27 है और मैक्सिमम आपकी 35 तक का ही है। ठीक है, अब इसमें मैं एज रिलैक्सेशन वाली चीज इंक्लूड नहीं कर रहा, ये जनरल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है प्रोग्रामर की, तो प्रोग्रामर में ऑब्वियसली बात है बीटेक वाले बंदे ही आएंगे। ठीक है, तो बीटेक वाले बंदों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन की, तो प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, तो इसमें ये भी वैकेंसी निकली हुई है। टेलर ग्रेड 3 की भी वैकेंसी निकली है। अब टेलर में देखो क्या चाहिए, 10+2 ITI से होनी चाहिए ट्रेनिंग। नेक्स्ट आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट की, अब इसमें आर्टिस्ट का क्या रोल है आप बताएं। ठीक है, फाइन आर्ट मॉडलिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये की चाहिए। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की टेक्नीशियन की इसके चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियो केवल डिप्लोमा कर रखा हो, वाओ यार। देखो भले 2 साल का एक्सपीरियंस है, पर डिप्लोमा होल्डर लेवल 6 सीधा डायरेक्ट, मस्त। मैं मेडिकल फोटोग्राफर जूनियर फोटोग्राफर। ठीक है, इतना तो ग्रेजुएशन वाले को नहीं मिलता कभी कभी। ठीक है, और बात करते हैं जूनियर, नेक्स्ट है जो मेडिकल फोटोग्राफर की, जूनियर फोटोग्राफर की, तो ये वैकेंसी निकली है दिल्ली एंड जवाहरलाल नेहरू में। ठीक है, और नेक्स्ट है आपकी पोस्ट है स्टैटिकल असिस्टेंट की, तो ये जो निकली है एम्स बठिंडा में। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की,
वैश्यर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निकली है इसमें वैकेंसी, ठीक है। और लॉन्ड्री मैकेनिक की है, बीएससी एडमिनिस्ट्रेटर की है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर असिस्टेंट की है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे यार वैकेंसी खत्म हो, इतनी सारी वैकेंसी है भाई। जूनियर इंजीनियर सेफ्टी की है, ठीक है भाई। चलो मेरे कहते गलत हो गए, खत्म हो गई यार, फटाफट से करा दो चलो वैकेंसी आपकी लगभग सारी खत्म हो गई है, ठीक है। अब इनका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी निकली है वो आप इंडिविजुअली आप देखेंगे। अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ चीज़ों का इसमें जो विशेष ध्यान रखेंगे, जो भी अभी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई देखो फीस कितनी लगेगी इसमें। 3,000 रुपये फीस लगेगी जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यू, नहीं ईडब्ल्यूएस की नहीं है भाई, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की 2400 रुपये फीस है। सही है, सही है। ईडब्ल्यूएस वालों की जो कट ऑफ भी जाती है वो एससी के आसपास ही जाती है, तो इसलिए अकॉर्डिंग इनको फीस भी कर दी है। चलो सही है, जो भी है खुश रहो सब लोग, ठीक है। द पीडब्ल्यूडी के लिए एग्जाम्प्टेड है, कोई फीस नहीं देनी उनको, ठीक है। तो जनरल और ओबीसी इनकी केवल 3,000 रुपये फीस है, ठीक है। और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपये फीस है। भाई सेंटर वालों को दे मत देना, ऐसा होता है ज्यादातर ईडब्ल्यूएस वाली जो क्राइटेरिया वो जनरल के इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, ठीक है। तो बहुत से लोग हो सकता है सेंटर पे कहीं 3,000 रुपये मत दे आना, ठीक है। आपकी 2400 रुपये फीस है, 3,000 तो ओबीसी और जनरल वालों की है बस। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस आपकी जो नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकती है, ठीक है। एप्लीकेशन वंस बी सबमिटेड नॉट टू बी रिफंडेड, रिफंडेड का कोई सेंस नहीं है। द एप्लीकेशन फी ऑफ द एससी एसटी हु विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड इन देयर सोर्स द डेबिट कार्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन ड्यू टू द कोर्स। आपकी एससी एसटी की फीस रिफंड हो सकती है, पर कितनी होगी ये चीज मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कितनी है, ठीक है। दूसरी बात ये है, आपको ये पता होना चाहिए वो आपका जो भी आप पेमेंट कराएं एससी एसटी कैंडिडेट, वो ध्यान रखें वो अपने ही डेबिट कार्ड अकाउंट से मतलब अपने ही अकाउंट से करवाएं, क्योंकि बनना फिर अगर आपका रिफंड आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और साइबर कैफे वाला कहेगा ही नहीं कि आगे कि नहीं आगे। समझ रहे हो। तो नेक्स्ट चीज है आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। तो ये चीज थोड़ी सी अपडेट आई है, तो मैं आपको बता दूं, ये शायद पहले नहीं थी, ठीक है, अंटिल माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि देखो एम्स है ना, वो एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है मॉड्यूलेट कर सकता है, जो कि पिछले सालों से कर भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन चीज में यहाँ पे जा रही है कि अगर जैसे किसी भी एप्लीकेशन किसी पोस्ट में 500 या 500 से कम एप्लीकेशन आते हैं, तो उसका जो आपका भले आप कोई भी भर दें, पर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो दिल्ली ही होगा, दिल्ली एनसीआर होगा, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान रखना। और ये सब चीज 10 दिन पहले आ जाएगा, तो मतलब अगर हम शॉर्टकट में समझे कि आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो एग्जाम से 10 दिन पहले आ जाएगा, मतलब 12 दिसंबर को आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स टू बी इन्फॉर्मेशन, है ना। और दूसरा आपको ये पता ही है कि 22 से लेकर 24 को आपका एग्जामिनेशन है, तो 12 से लेकर 14 तक आपका पता चल ही जाएगा, ठीक है। और कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन द सीबीटी मोड और द रिटन टेस्ट और एनी अदर टाइम विद द 10 डे एडवांस नोटिस द डेट एंड मॉडिफिकेशन होता है। 10 दिन पहले अगर कोई मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, जैसे कि जो मैंने अभी बताया एप्लीकेशन वाला, कि अगर कम एप्लीकेशन पड़ते हैं तो आपका दिल्ली सेंटर जाएगा, तो वो चीज आपको पता चल जाएगा। और एक तरीके से वो चीज क्लैरिफिकेशन तभी हो सकता है, या तो ऑफिशियल नोटिस आएगा, या फिर ये भी हो सकता है सिटी इंटीमेशन आपका आ जाए, क्योंकि उससे बेटर कुछ और हो ही नहीं सकता ना क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब मैं पर्टिकुलरली एक डिस्कस करूंगा 1 to 1, ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, एक कॉमन सिलेबस जो सभी के लिए चलेगा, ठीक है। तो जय हिंद।